जी जब आपके सामने अमरीश जी और साइड में सनी सर हैं तो कहीं ना कहीं व्हेन यू आर अ 4 ईयर ओल्ड 5 ईयर ओल्ड किड तो उनसे आप इंस्पायर तो होते ही हैं। और वो सब बड़े बड़े डायलॉग मार रहे हैं, एक दूसरे को खुन्नस में देख रहे हैं, तो आप उनसे ही सीख के आप इमिटेट कर लेते हो एज अ किड। सो समहाउ एंड उस टाइम क्या था कि कोई ग्रीन स्क्रीन्स नहीं होते थे, कोई सब ज़्यादा सीजी वर्क तो था नहीं, तो सब रियल होता था। तो फीलिंग आप में एक्चुअली आ जाती थी जो भी आपके साथ गुजर रहा है। असली गर्मी में आप शूटिंग कर रहे हो, असली कोयला जल रहा है आपके सामने। एक्चुअली अगर मैं अपनी लाइफ को देखूं तो वो जो इंसिडेंट्स हैं वो मेरे को बहुत क्लियरली याद हैं। अच्छा। क्योंकि इट इज़ लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रॉमा। जब आप बस बॉम्बे में रहते हैं और आप फिर अचानक एक सेट पे जा रहे हैं जहाँ पे 1940 के 1950 के कपड़े पहने हुए लोग, घोड़े हैं, हाथी हैं, दुनिया भर के डांसर्स हैं। आपके लिए एज अ किड आप एक मैजिक वर्ल्ड में चले गए एंड आप पे वो कॉस्ट्यूम डाल दिया जाता है, पग पहना दी जाती है, आपने कभी वो किया ही नहीं है, तो इट्स लाइक जैसे एज किड्स हम लोग राजा रंग खेलते हैं या कोई भी ऐसे खेल खेलते हैं, चोर डाकू खेलते हैं, तो वो रियल में आप कर रहे हो समहाउ। एंड मुझे तो हर चीज़ याद है। पहला दिन ही बहुत अच्छे से याद है जहाँ पे अमीषा जी को गले लगाना था मुझे दौड़ के आके। एंड अमीषा जी घर पे आके अपने सीन्स और डायलॉग्स का रिहर्सल करती थी, तो उनसे मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, तो मेरे लिए बहुत नेचुरल था उनको गले लगा के। जी मैं तो एक्चुअली बताता नहीं था किसी को कि अच्छा, नहीं था वो। मैं जीते था। वैसे भी पग थी और थोड़ा गेटअप था वैसे, तो इमीडिएटली लोग नहीं बता पाते थे, बट जब समहाउ फेस पे रिजेम्बलेंस देखते थे तो बोल देते थे। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी बोलता था जिनको पता था कि किसी को नहीं बताना है वरना मैं दोस्ती तोड़ दूँ। अच्छा, क्यों ऐसा? ऐसे पता नहीं, मुझे हमेशा था कि अनवांटेड अटेंशन से मुझे हमेशा परहेज रहा है, तो आई थिंक और मैं अपने लाइफ में हमेशा ऑनेस्टी ढूंढता हूँ, तो कि कोई इस बात से दोस्त ना बनना चाहे कि भाई फिल्मी बैकग्राउंड है, ये है वो है, तो मैं हमेशा रियलिटी को चेस करता हूँ अपनी तो लाइफ। पहले तो शुरू में आपने बताया नहीं लोगों बताया नहीं, फिर क्या हुआ? फिर धीरे धीरे तो पता लग ही जाता है। एंड फिर मेरा इंटरेस्ट भी फिल्म में हो गया, तो स्कूल में नाटक करना, फिल्में बनाना, उन सब में कहीं ना कहीं दोस्त थोड़ा मजाक भी करते थे, ये भी करते थे, तो इट वाज ओके व्हाटएवर। फिल्म्स में एक बार इंटरेस्ट आया फिर तो वो आपका लाइफ लॉन्ग। नहीं 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 नहीं, मुझे तो हर वो दिन जहाँ पे मैं सेट पे नहीं हूँ, सेट मेरे लिए एक स्टेडियम की तरह है। तो मुझे घर पे इतनी एनर्जी नहीं महसूस होती, मुझे ऑफिस में इतनी एनर्जी महसूस नहीं होती जितना मुझे सेट पे महसूस होती है। मुझे लगता है जब मैं कैमरा के सामने आता हूँ कि मैं जिंदा हूँ। तो धूल, पानी, ये सब तो वटेवर वो तो और लाओ, ब्रिंग इट ऑन। इस बार भी बेसिकली यही है कि वो डायरेक्टर है, वो जो कह रहे हैं वो सुनो। अच्छा। वो सुनो। बट वैसे प्रोफेशनली बात करूं तो वो जो कैरेक्टर है जीते का, वो उसको देख के कई जनरेशन, जो मेरी जनरेशन थी उस ज़माने में, जो बच्चे थे और जिन्होंने बाद में टीवी पे भी बहुत देखी है फिल्म, वो उस कैरेक्टर को पहचानते हैं, उसके कुछ क्वर्क्स पहचानते हैं कि वो थोड़ा गुस्सैल था, थोड़ा स्टबर्न था, बहुत क्यूट भी था, बहुत प्यारा भी था, अपने माँ बाप के लिए कुछ भी कर सकता था। तो वो उसका कोर है, वो कोर इसके अडल्टहुड में भी कैरी ऑन होना चाहिए कहीं ना कहीं, कि थोड़ा ज़िद्दी है बट एक थोड़ी सी मैच्योरिटी भी आ रही है उसमें, क्योंकि अब वो 20 साल बाद बड़ा हो गया है। एंड इस फिल्म में तो वो अपने आप को एक ऐसे स्टेज पे पाता है वेयर ही इज़ समवेयर गोइंग टू कॉलेज एंड यू नो ही इज़ अबाउट टू ग्रो अप बट ही डजंट वांट टू ग्रो अप। सो बहुत इंटरेस्टिंग डायमेंशन है इस बार इसके लिए। पर्सनल लाइफ में ऑब्वियसली जो इसका प्यार है इस कैरेक्टर का अपने माता और पिता के लिए, अपने देश के लिए, तो वो तो इंस्टेंट कनेक्शन है मेरे लिए। एंड
बाकी ऑब्वियसली डिफरेंट ये है कि थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा स्टबर्न है मैं शायद रियल लाइफ में उतना स्टबर्न नहीं हूँ तो वो मुझे थोड़ा सीखना पड़ा अपनी बहन को देख के सीखा मैंने, वो बहुत स्टबर्न है। अच्छा, बहुत समझ। हाँ, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैनरिज्म्स मैंने लिए कि भाई क्या लिया? क्या वो जैसे गुस्से में जैसे रूठ जाती है, अच्छा, वो चीज़ें, एंड जैसे गुस्सा उसका वे होता है आपसे अपना काम निकलवाने का, एक तो तरीका है। छोटी छोटी चीज़ें लेनी पड़ती है, आपके आसपास के लोग ही आपको इंस्पायर करते हैं। मैंने कहा ना मेरी सिस्टर सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये, एंड दूसरा ऐसे बाहर में तो नहीं, मैंने मोर इनवर्ट देखा इस कैरेक्टर के लिए, क्योंकि वो कैरेक्टर मैंने ही परफॉर्म किया था 20 साल पहले, तो उसकी जो उस कैरेक्टर की जो इनोसेंस थी, जो स्पॉन्टेनिटी थी, वो स्पॉन्टेनिटी ही उस कैरेक्टर का सबसे बड़ा चार्म था, एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू बी। कि इसमें भी मैंने कैरेक्टर के लिए बहुत वो लाइनें पे लाइनें या वैसा कुछ एकदम मेथड वाला वे में मैंने इसको अप्रोच नहीं किया, मैंने इसको बहुत नेचुरल और ऑर्गेनिक वे में अप्रोच करने की कोशिश की। वो तो आपको यूज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि वो आप ना भी चाहें तो आपको दिख जाता है। सेट पे आपको कभी भी कोई एक्स्ट्रा हैंड बनना पड़ता है, किसी को भी आपको कुछ दिख रहा है जो दूसरों को नहीं दिख रहा, आप बता देते हैं कि ऐसा कर लीजिए, थोड़ा ऐसा कर लीजिए, या सीन के विदिन भी जब हम प्री प्रोडक्शन स्टेज पे होते हैं, राइटिंग कर रहे होते हैं, तो उनमें भी कुछ डायलॉग्स, इम्प्रोवाइजेशंस, चीज़ें छोटी मोटी वो सब तो करते हैं, वो स्टैंडर्ड है। वो तो उसका टीचिंग और प्रैक्टिकल में वैसे फ़र्क बहुत होता है, बहुत होता है। एंड क्योंकि टीचिंग में आपको एक आइडियल सिनेरियो दिया जाता है कि आपके पास ये सब होगा, आपके पास तो फिल्म में, रियलिटी में कई बार डायलॉग्स जस्ट अभी आपके पास आए, एंड आपका जो आगे पीछे का जो पूरा सीन था वो पूरा हिल जाता है एज अ कैरेक्टर, तो आप वो भी कैसे इनकॉर्पोरेट करें, जो अभी लिखा नहीं गया उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करें, वो सब चीज़ें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, एंड वो मैं सीख रहा हूँ जेन्युइनली, तो धीरे धीरे डेवलप होंगी और बेटर होंगी। जी, जीते का कैरेक्टर सब कुछ है, जैसे उनके फादर हैं वैसा ही जीते भी है। कहीं ना कहीं बेटा कितना भी दूर जाए अपने बाप से अलग नहीं हो सकता। An apple doesn't fall far from its tree, right? So he's an embodiment of the father only. He's like a younger version of his father. And innocent है, गुस्सैल है, रोमांटिक भी है जहाँ उसको होना पड़ता है, थोड़ा कमेलियन टाइप का, वो जो बनना चाहे अभी बन सकता है, एज के वो उस कगार पे है कि वो कुछ भी बन सकता है। म्यूज़िक देखिए, गदर 1 का म्यूज़िक जो था वो लेजेंडरी म्यूज़िक है, एंड वो जनरेशन दर जनरेशन चलने वाला म्यूज़िक है, तो उसके साथ compete करना ही एक बहुत बड़ी बात थी। तो हमारे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था कि किस म्यूज़िक डायरेक्टर को अप्रोच करें। तो मिथुन सर का जो नाम था वो यूनानिमस था, क्योंकि उन्होंने इतने हिट एल्बम्स दिए हैं, सिर्फ हिट गाने नहीं, एल्बम पे एल्बम हिट दिए। तो उनको जब अप्रोच किया गया, उन्होंने जिस दिल से काम किया है, जो म्यूज़िक बनाया है, वो एक्सेप्शनल है। और सईद कादरी जी ने जो उसमें लिरिक्स दिए हैं वो भी बहुत एक्सेप्शनल है। तो म्यूज़िक तो आपने सुना ही है, तो आपको पता ही है कि 2 गाने तो रिप्राइज हैं। एक पहला तो उर्जा काले कावा, एंड वो तो उतना ही मधुर है जितना आनंद बख्शी जी लिख के गए थे, अनुत्तम जी ने जो कंपोज किया था। एंड मैं निकला गड्डी लेके का भी रिप्राइज है। अच्छा, हाँ, तो इस बार तो मतलब और 4 चांद लग जाएंगे उस गाने पे, बिकॉज इट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जो अरेंजमेंट किया गया उस गाने का। और फिर फिल्म में और 3 गाने हैं। एक खैरियत करके है जो बहुत ही इमोशनल फैमिली टाइप गाना है, एंड एक दिल झूम झूम है विच इज़ अनदर रोमांटिक सोलफुल ट्रैक, एंड एक कवाली है जिसका नाम है चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, जो नीति मोहन जी ने गाया है। एंड इट इज़ समथिंग लेजेंडरी। जो उसकी फिल्म मेकिंग हुई है, जो शबीना मैम ने कोरियोग्राफ किया है,
it was till now it is the best song that I've shot. आपका फेवरेट कौन सा? मेरा फेवरेट देखिए इंडिविजुअली लेवल में जब आपको डिफिकल्ट हो जाता है चूज़ करना कि पांचों में से कौन सा है, फिर भी दिल झूम झूम नए गाने में दिल झूम झूम। क्या? सबसे मुश्किल सीन आई फील क्लाइमैक्स था इस फिल्म का। जो स्केल पे क्लाइमैक्स शूट किया गया, जिस स्केल पे प्रोडक्शन ने चीज़ें अरेंज की, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था। हालांकि पापा की काफ़ी फिल्में मैंने बिहाइंड द कैमरा देखी हैं और हर एक में बहुत तामझाम और चीज़ें देखी, बट इसमें जो था आई थिंक इट इज़ बियॉन्ड। इवन गदर 1 में हमारा इतना तामझाम नहीं था जो इस फिल्म में किया है। सच्ची में सीक्वल जो होता है ना, सीक्वल में डबल धमाका है जो क्लाइमैक्स है। उसमें इतने दुनिया भर के टैंक चलाए हैं, इतनी ब्लास्टिंग, इतना ओवर आई थिंक ओवर 15 डेज 16 डेज क्लाइमैक्स शूट हुआ चेस सीक्वेंस जो है। तो इट इज़ समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एंड उसका प्लस जो VFX हो रहा है एंड जिस तरीके से VFX की टीम्स लगी हुई हैं, इट इज़ अमेजिंग। रवि सर ने एक्शन किया है, तो वो वाला सीक्वेंस आई थिंक इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ माय फेवरेट्स। इमोशन ही इस फिल्म का कोर है। एंड इमोशन होता है तो एक्शन भी अच्छा लगता है, डांस भी अच्छा लगता है, रोमांस भी अच्छा लगता है। अगर इमोशन नहीं है फिर तो क्या है। जी, ज़िंदगी में अंतर ये होता कि एक्टिंग का एक्सपोजर नहीं मिलता एज अ किड, एंड क्योंकि मॉम एंड डैड बनाना नहीं चाहते थे एक्टर। अच्छा जी, क्यों? स्पेशली एज अ किड तो एकदम नहीं, क्योंकि बहुत सारे टैबूज होते हैं एज अ किड कि आपके ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है, आपकी मेंटालिटी को अफेक्ट कर सकता है। तो आई थिंक प्रिकॉशियस थे थोड़े उसको लेके। एंड अगर नहीं होती तो बस यही होता कि एक फिल्म कम होती मेरे लाइफ में एक एपिक फिल्म कम होती लाइफ में, और शायद गदर 2 भी नहीं होती, एक सेकंड फिल्म। बट एक्टिंग तो होती, एक्टिंग रिगार्डलेस होती। वो तो फिल्म देख के ही पता लगेगा। वो एक बहुत ही तगड़ा सीक्वेंस है फिल्म का। आई थिंक वो कोर है फिल्म का। एंड इट इज़ कॉल्ड शाही किला, द सीक्वेंस। एंड इट इज़ अ सीक्वेंस वेयर आई एम टाइड, मुझे बांध दिया गया है एंड तोप से उड़ाने वाले हैं, वर्स्ट सज़ा जो मिल सकती है वो देने वाले हैं। एंड उस मोमेंट पे जहाँ पे ऑल होप इज़ लॉस्ट, वेयर माई कैरेक्टर इज़ डिस्ट्रॉट एंड जस्ट filled with despair, वो मोमेंट पे when his father comes to save him। अच्छा। एंड वो मोमेंट पे देखिए, मैं बात कर रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हैं। एंड वो जो मोमेंट है, आई थिंक पूरी फिल्म में अगर आप एक मोमेंट मेरे को पिक करने कहेंगे तो वो मोमेंट मेरा फेवरेट मोमेंट है। पूरे क्राउड में, पूरे सेट पे एक सन्नाटा सा छा गया था। जैसे ही सनी सर अपनी लाइंस बोलते हैं और वो दिखते हैं और बेटा उनको देखता है, एक सन्नाटा सा छा गया था। एंड जो इमोशन दिल में आया था, अभी भी मैं आई एम ट्राइंग टू सप्रेस इट, वापस ना आ जाए वरना एक और टेक के लिए बोल देंगे। सो इट इज़ द हाईलाइट ऑफ दिस फिल्म। वो मोमेंट पे थिएटर स्टेडियम क्या, वेम्बली स्टेडियम से भी अगर कुछ बड़ी चीज़ है तो वो बन जाएगा।